जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई फौजी सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अपार सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज की हमारी क्लास रहेगी ऐतिहासिक लड़ाइयां एवं युद्ध। ऐतिहासिक लड़ाइयां एवं युद्ध, इन्हें मुख्यतः हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 लड़ाइयां, नंबर 2 युद्ध। लड़ाई और युद्ध शब्द को थोड़ा सा परिभाषित करें तो लड़ाई की कोई निश्चित योजना ना हो, जिसको बहुत कम समय के लिए ही लड़ा जाता हो। युद्ध को यदि हम को परिभाषित करें तो युद्ध जिसमें कि अधिक से अधिक योजनाएं हो, नियमबद्ध तरीके से हो और जब तक एक अंतिम निर्णायक निर्णय न हो सके जब तक युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन लड़ाई में ऐसा कोई नियम नहीं होता, लड़ाई को बीच में भी छोड़ा जा सकता है। तो हरियाणा की धरती पर मुख्यतः तीन लड़ाइयां हुई है। नंबर 1 पर हम देखें तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई। दूसरा देखें तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई एवं तीसरा 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई। युद्धों की यदि हम बात करें तो हरियाणा की भूमि पर मुख्यतः दो युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से 1191 तराइन प्रथम, तराइन या तरावड़ी दोनों एक ही शब्द है, प्रथम, और 1192 ईस्वी में तराइन द्वितीय। यहां पर हम बात करें तो 1526 ईस्वी में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुई। हरियाणा में जब जब भी लड़ाइयां हुई हैं उन्होंने इतिहास को बदलने का काम किया है। आप स्वयं देखिए, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है और बाबर इसमें विजयी हो जाता है और यहीं से भारत में मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है, मुगलों का शासन। पानीपत की प्रथम लड़ाई में यदि हम देखें तो मुगल साम्राज्य का उदय और पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंतर्गत सबसे पहले तोपों का प्रयोग। विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग भी यहीं पर हुआ था। यदि हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात करें तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू। अकबर की यदि हम बात करें तो अकबर की इस समय आयु 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष। अकबर के संरक्षण में इनका जो सेनापति था बैरम खान के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई को यदि हम हिंदू सम्राट था जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था, इस लड़ाई के अंतर्गत हेमू युद्ध को जीत रहा था। अचानक आंख में तीर लगने की वजह से यह हेमू पूरी लड़ाई को हार जाता है और इसी से यहां पर दोबारा से फिर मुगल साम्राज्य फिर वापस दिल्ली में अपना राज्य करता है। यहां पानीपत की दूसरी लड़ाई में यदि हम बात करें तो हेमू की मृत्यु एवं दोबारा
मुगल साम्राज्य दिल्ली पर विजय प्राप्त करता है। तीसरी लड़ाई की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह और मराठों के बीच में। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मराठे हार जाते हैं और वापिस अहमद शाह अब्दाली अपना कुशल नेतृत्व करता है और इसके कुछ भाग भारत का कुछ भाग वापिस मुगल साम्राज्य के अधीन फिर आ जाता है। ये महत्वपूर्ण पानीपत की 3 लड़ाइयां हैं। यदि प्रश्न के परीक्षा से उपयोगी है यदि हम बात करें तो पानीपत प्रथम, द्वितीय एवं तीनों लड़ाइयां ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम युद्ध की बात करें तो हरियाणा की भूमि पर मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। पहला 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतने मजबूत राजा थे कि उन्होंने घोड़े से नीचे उतरकर महमूद गौरी को बहुत बुरी तरह से पीटा था। यानी कि इतिहास के एक ऐसे राजा जो निहत्थे होकर मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि के अंतर्गत इतना बहुत बेरहमी से मारते हैं। यदि इसी लड़ाई के पश्चात 1 वर्ष बाद में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसी लड़ाई में तराइन द्वितीय की बात करें तो तराइन द्वितीय के अंतर्गत महमूद गजनवी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसे ही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने वहीं युद्ध भूमि में मार दिया था। लेकिन पृथ्वीराज रासो के हिंदी महाकाव्य चंद्रबरदई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत वर्णन है कि अफगानिस्तान के अंतर्गत इनको ले जाया गया था और जेल में बंदी थे और एक दिन कोई क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही थी तो उस समय चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान के का वर्णन मोहम्मद गौरी को बताते हैं कि राजा अपनी कौशल तीर अंदाजी की कौशल कला में इतने निपुण हैं और शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े निपुण राजा हैं। तो इसी से मोहम्मद गौरी उन्हें उनके दोनों हाथों को खोल देते हैं और एक पंक्ति के माध्यम से चंद्रबरदई मोहम्मद गौरी जहां पर बैठा हुआ था उस जगह का वर्णन कर देते हैं और वर्णन में एक पंक्ति के माध्यम से वर्णन किया गया था। उस वर्णन से पृथ्वीराज चौहान वहां पर तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यदि ये थी तराइन के दोनों युद्धों के बारे में वर्णन। अभी हम परीक्षा की उपयोग दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर यदि 1192 ईस्वी में हम बात करें तराइन प्रथम में तो राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी 1191 ईस्वी में। 1192 ईस्वी के में यदि हम बात करें तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी को स्वयं युद्ध का निमंत्रण दिया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि राजा जयचंद अपनी लड़की का स्वयंवर रचते हैं और उस स्वयंवर में 1191 में पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता को उठाकर ले आते हैं। इस घटना से आहत होकर जयचंद अपना बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को युद्ध का निमंत्रण देते हैं। तो यही थी इस युद्ध का परिणाम। सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो यहाँ पर 1192 ईस्वी का ऐसा युद्ध है जो भारत के इतिहास को बदलता है और यहीं से
हमारा 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश जिसके प्रथम संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के इतिहास में देखा जाए तो यह युद्ध एक बदलाव का एवं क्रांति का एवं एक संतुलन का अलग से युद्ध था। यदि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते, इन युद्धों में यदि पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी की लड़ाई जीत जाते तो भारत का इतिहास सोचिए कुछ और ही होता, क्योंकि एक सोने की चिड़िया जो कि एक समस्त विश्व गुरु जैसे देश पर एक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हो जाती है। यही हमारे तो आज की हमारी क्लास में पानीपत की 3 लड़ाइयां एवं तराइन के 2 युद्ध महत्वपूर्ण जिन्होंने इतिहास को बदलने का काम किया। तो यही थी आज हमारी क्लास।